नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले श्रृंखला में अभिप्रेरणा पार्ट 1 और पार्ट 2 से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। अब हम इस श्रृंखला में व्यक्तित्व पार्ट 1 अध्याय 6 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व प्रश्न नंबर 1, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता तथा संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में एक समान और एक जैसे होते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता के यदि देखें यहाँ पर अर्थ जो है, तो दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः ऑप्शन ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यदि हम सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करने की बात करें कि यह लाभकारी हो या हानिकारक, यह हमेशा इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में हम किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेसमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। बी, स्थैनिक्स। सी, डिप्लास्टिक। डी, पिकनिक्स। यहाँ पर देखा जाए तो छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति जो क्रेसमर द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन में बताए गए हैं, इनकी श्रेणी आती है पिकनिक्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, वैयक्तिक मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, कैरेन हार्मोन। बी, सुलीवान। सी, एडलर। डी, एरिक इरिक्सन। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह हैं एडलर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को ... के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ऑप्शन ए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बी, पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत। सी, मनोसामाजिक सिद्धांत। डी, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। यदि यहाँ पर देखा जाए तो एक महिला भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच देती है, तो इस खबर को हम पदानुक्रम आवश्यकताओं के सिद्धांत के अनुसार से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें अब्राहम मैस्लो ने जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम बताया है, तो पहले शारीरिक आवश्यकताएं, फिर उसके बाद आपकी सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर स्नेह प्रेम संबद्धता की आवश्यकताएं। तो इसमें जो है तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आती है। शारीरिक आवश्यकता में है भोजन, तो स्नेह प्रेम संबद्धता की आवश्यकता को छोड़कर उसने भोजन की आवश्यकता पर ध्यान दिया। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है वह इस खबर को अच्छी तरह से समझा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, स्पर्म का। बी, बर्ट का। सी, गॉल का। डी, लेवेटर का। तो व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन दिया है लेवेटर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए, केवल वातावरण का। बी, केवल आनुवंशिकता का। सी, पालन पोषण और शिक्षा का। डी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। बी, विषय वस्तु पर अधिकार। सी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। डी, ये सभी। तो एक आदर्श अध्यापक में जो पाया जाने वाला गुण है तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी है, विषय वस्तु पर अधिकार भी है,
और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी है। तो ऑप्शन डी ये सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 9, निम्न में से कौन अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए कुशल मुख्याध्यापक, बी स्कूल का स्वस्थ वातावरण, सी आदर्श अध्यापक, डी पुरस्कार और दंड। यहाँ पर कह रहा है अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन बी स्कूल का स्वस्थ वातावरण बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब स्कूल का वातावरण स्वस्थ रहेगा तो बालक आत्मानुशासन से प्रेरित होकर अच्छा अनुशासन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 10, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ऑप्शन ए इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, बी इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, सी अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, डी अहम को मजबूत किया जाता है। तो यहाँ पर संतुलित व्यक्तित्व में ये कहा जाता है कि व्यक्तित्व में व्यक्ति जो है उसके अंदर उसका जो अहम होता है उसको मजबूत बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अहम मतलब यहाँ पर अहंकार से नहीं है, व्यक्तित्व के जो इदम अहम पराअहम की परिभाषा है वो है ईड, ईगो, सुपर ईगो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन ए मजबूत भावनाएं एवं पसंद एवं नापसंदगी, बी मन ही मन परेशान होने की अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, सी अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है। तो यहाँ पर बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता पर आधार पर भिन्न होता है? तो वह होता है मजबूत भावनाएं पसंद एवं नापसंदगी के आधार पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सामाजिक राजनीतिक, डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के जो संगठन का स्वरूप है वह है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है? ऑप्शन ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी समाज पर निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वह अंतर्मुखी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी कलात्मक व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो यहाँ पर देखा जाए तो अपनी ऊर्जा को जो बाहर की ओर व्यक्त करने वाला व्यक्ति होता है वह होता है बहिर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, किसी बालक की वैयक्तिक भिन्नता का कारण नहीं है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिपक्वता, सी वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता का जो कारण नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वंशानुक्रम भी वैयक्तिक भिन्नता का कारण बनता है और परिपक्वता भी वैयक्तिक भिन्नता का कारण है और वातावरण भी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 16, अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, सी विद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम देखकर, डी विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भेद को जो सबसे अच्छे ढंग से मापा जा सकता है तो वह है बालकों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके। ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, वैयक्तिक भिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बी उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही हो मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, सी लिखने व सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैयक्तिक भिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में जो बालकों का शिक्षण किया जाना चाहिए तो खेल विधि से, गणित तथा भाषा ज्ञान के द्वारा भी करना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान भी कराना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति भी उनसे करवानी चाहिए और लिखने और सिखाने से पूर्व उनसे चित्र भी बनवाए जाने चाहिए। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्र पर शिक्षक का व्यक्तित्व ध्यान आकर्षण हेतु, बी भीड़ कम करने हेतु, सी अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर एक कक्षा में जो छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए वह है छात्र पर शिक्षक का व्यक्तित्व ध्यान आकर्षण हेतु। ऑप्शन ए बिल्कुल
सही है। प्रश्न 19, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के लिए, बी आचार्य के लिए, सी नेता के लिए, डी प्रशासक के लिए। तो स्किनर ने व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान जो बताया है वह आवश्यक है आचार्य के लिए अर्थात शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए किसने लिखा है? ऑप्शन ए मन ने, बी स्ट्रॉन्ग ने, सी मेमी ने, डी रॉस ने। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए ये कथन कहा है रॉस ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेखन में, क्यों? ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता के कारण, बी रुचि के कारण, सी संवेग के कारण, डी चिंतन के कारण। तो बालक गणित विज्ञान में आगे होते हैं और बालिकाएं भाषा और सुंदर लेखन में, तो यह कारण एक ही होता है रुचि के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22, हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है, फिर इसका क्या कारण है? कि जैसे तैसे हम बड़े होते जाते हैं इनमें अंतर होता जाता है। इसका एक ही उत्तर, हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है। ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए टायलर ने, बी क्रो एंड क्रो ने, सी मन ने, डी एल्फ्रेड ने। तो यह कथन कहा है मन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, संभावितता व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह शब्द किसके हैं? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो के, बी टायलर के, सी हेनरी के, डी टाटे के। तो संभावित व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है यह कथन कहा है टायलर ने। ऑप्शन बी टायलर के बिल्कुल सही है। 24, मनुष्य के रूप, रंग, भार, कद, बनावट, यौन भेद तथा शारीरिक परिपक्वता आदि का कारण है। ऑप्शन ए शारीरिक भिन्नता, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी व्यक्तित्व में भिन्नता, डी चारित्रिक भिन्नता। यहाँ पर देखा जाए रूप, रंग, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता जो कारण है वह है व्यक्तिगत भिन्नता का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, जैविकीय बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना वैयक्तिक भिन्नताओं का, ऑप्शन ए जैविकीय कारण है। ये विशिष्ट बालकों के अनुरूप जो शिक्षा की व्यवस्था होती है उसके वैयक्तिक भिन्नताओं का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए जैविकीय कारण, बी वैज्ञानिक कारण, सी शैक्षिक महत्व, डी सामाजिक महत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन सी शैक्षिक महत्व बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण नीतिगत भिन्नता का कैसा कारण है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक कारण, बी वानस्पतिक कारण, सी शैक्षिक कारण, डी जैविकीय कारण। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण जो नीतिगत भिन्नता का कारण है वह है जैविकीय कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, व्यक्तिगत भिन्नताएं उपयोगी होती हैं। ऑप्शन ए प्राचार्य के लिए, बी भाई के लिए, सी शिक्षक के लिए, डी समाज के लिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो उपयोगी होती हैं वह ऑप्शन सी शिक्षक के लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए साइनाइड, बी साइक्लोइड, डी एस्थेनिक, सी एस्थेनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दुबले पतले और लंबे शरीर वाले व्यक्ति जो आते हैं वह आते हैं साइनाइड वर्ग में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट अर्थात प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समायोजन मापन में, बी व्यक्तित्व मापन में, सी बुद्धिमापन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है उसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जैविकीय तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शरीर का ढांचा, बी जलवायु, सी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, डी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करने वाला जैविकीय तत्व है जो वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।